Thing, four things we need to ask ourselves. Four questions, 4 point basically हमें ध्यान रखना है. First is method name would be same in the argument also. I mean method signature must be match, right? In overriding method का जो name and number of argument है वो क्या होना चाहिए, same होना चाहिए in method overriding. And overriding is always taken care by the JVM. So when we are not satisfied with the parent implementation, so we override that in a child class, right? And we give in our own implementation. So method argument and name is called the signature. So signature must be matched. This is first thing. Second point, what you need to keep in your mind, method का return type. Return type में क्या होना चाहिए? What should be in the return type? In the return type of the method until 1.4 version क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. After the 1.4 version, which 1.5 Java 1.5, it can be your covariant. Covariant means क्या होता है? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? If parent class methods return type is object, then in the child we can keep it as a string or some other. Okay? तो हम उसका चाइल्ड भी रख सकते हैं, है ना. रिटर्न टाइप हम पेरेंट के रिटर्न टाइप का चाइल्ड रख सकते हैं इन दी चाइल्ड व्हाइल वी आर ओवरराइडिंग. दिस इज सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट व्हाट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, वी टॉक अबाउट द विजिबिलिटी. तो यहाँ विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इन दी विजिबिलिटी आइदर वी कैन कीप इट सेम और वी कैन इंक्रीज, वी कैन नॉट डिक्रीज दी विजिबिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. ये थर्ड पॉइंट है. फोर्थ जो पॉइंट है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का है. फोर्थ पॉइंट है that is exception handling. If a child class method throws some checked exception are exception which are checked by compiler. Okay, जिन्हें exceptions को compiler चेक कर ले, okay, वो अगर इस तरह का कोई आपका चाइल्ड मेथड कोई थ्रो कर रहा है चाइल्ड चेक्ड एक्सेप्शन, देन कंपल्सरी पेरेंट क्लास मेथड शुड थ्रो द सेम चेक्ड. या तो वो सेम चेक्ड थ्रो करे या उस चेक्ड की पेरेंट और इट्स पेरेंट क्लास एक्सेप्शन थ्रो करे. अगर ऐसा नहीं करते हैं वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, बट ये जो पॉइंट है ना सबसे कंफ्यूज करता है, ठीक है. सो बट देर इज नो रूल फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन. अनचेक्ड के लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है. देर इज नो रूल रेगुलेशन फॉर अनचेक्ड, बट इस चेक्ड एक्सेप्शन का हमें वी नीड टू वेरी मच टेक केयर. तो ये वाला जो पॉइंट है जब हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर हो जाएगा, प्लीज मेक मी रिमेम्बर एट दैट टाइम कि हम इसको दोबारा से कवर करें तो चेक्ड और अनचेक्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा और ठीक से क्लियर हो जाए. अभी चेक्ड अनचेक्ड से मतलब आप इतना समझो कि जिसको कंपाइलर जिस एक्सेप्शन को चेक कर लेता है कंपाइलेशन टाइप पे वी कॉल इट चेक्ड एक्सेप्शन, और जो एक्सेप्शन जेबीएम जिसको चेक करता है वो क्या होती है? अनचेक्ड. आप मुझे बताइए अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 10 से, if I am dividing a number by 10, तो ये एक्सेप्शन जो इसमें आती है, I am dividing number divided by 0, सॉरी नंबर डिवाइड बाय 0. आप मुझे बता सकते हो कि इसमें जो एक्सेप्शन आई है ये चेक्ड है या अनचेक्ड है? चेक है सर, कंपाइलर चेक कर लेगा. ये कंपाइलर ने तो किया ही नहीं चेक. देखो कंपाइलर क्या है, जेवीएम कर लेगा सर, जेवीएम कर लेगा. ये मैंने सेमीकोलन हटा दिया यहाँ पे. सी इट्स गिविंग द एरर. तो कंपाइलर ने यहाँ पे चेक करके बता दिया, राइट. कंपाइलेशन टाइम पे ही बता दिया कि इसमें एरर है, सिंटेक्स एरर, राइट. तो अब कंपाइलर तो चेक कर नहीं रहा है ये एक्सेप्शन आ कब रही है, रन टाइम पे आ रही है. तो रन टाइम पे जब एक्सेप्शन आ रही है उसको बोलते हैं क्या? अनचेक्ड. और अनचेक्ड के लिए कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना ये बात. ये जो रूल है वो क्या है? चेक्ड है. तो चेक्ड एक्सेप्शन कौन सी एक्सेप्शन, जैसे फाइल नॉट फाउंड, ये क्या है आपका? चेक्ड है. इंटरप्टेड एक्सेप्शन ये क्या है आपकी? चेक्ड है, राइट. तो जो चेक्ड एक्सेप्शन जैसे स्टैक ओवरफ्लो, ये तो खैर एरर हो गया. सो चेक अनचेक्ड के लिए कोई रूल नहीं है. चेक्ड एक्सेप्शन के लिए रूल क्या है कि अगर चाइल्ड मेथड कोई चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है तो पेरेंट को भी सेम एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए पेरेंट के मेथड को.
या फिर जो चाइल्ड की एक्सेप्शन, जो चाइल्ड के अंदर जो एक्सेप्शन उसकी पेरेंट थ्रो करे, उल्टा नहीं कर सकते। अब इसको याद रखने के लिए मैं कुछ ऐसे रख लेता हूं, विजुअलिटी के कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, डिक्रीज नहीं कर सकते, राइट। और इसका उल्टा कर दो यहाँ पे, है ना, एक्सेप्शन में इसका, हालांकि ये बिल्कुल सेम तो नहीं बन सकता, बट जस्ट टू मेक श्योर कि याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर चाइल्ड मेथड है तो या तो वो चाइल्ड ही थ्रो कर दे या फिर वो उसकी पेरेंट थ्रो करे, उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं कि विजुअलिटी या तो सेम रख लो या बढ़ा लो, इंक्रीज कर लो, डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड से, या फिर इसका उल्टा कर लो आप इसमें कि पेरेंट है वो पेरेंट या तो सेम थ्रो करे या पेरेंट थ्रो करे, सिंपल सी बात। और चाइल्ड में क्या थ्रो करेगा वो, आई मीन आइदर इट कैन थ्रो दी सेम या फिर वो चाइल्ड की ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब लेकिन ये कैसे पता लगेगा कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है, इसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा हायरार्की चैप्टर्स पढ़ना होगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो उस समय इस पॉइंट को हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, तो वी विल बी इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट, ओके। बाकी 3 पॉइंट तो कोई भी बता देता है, जैसे मेथड नेम शुड बी सेम, आर्गुमेंट मस्ट बी मैच, देन रिटर्न टाइप कोवेरिएंट। कोवेरिएंट वाला भी मतलब हर किसी को क्लियर नहीं होता, इसमें भी जैसे लोग जनरली भूल जाते हैं, ठीक है। अगर कोवेरिएंट आता है तो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इसका मतलब क्या है कोवेरिएंट का, ओके। तो उसका जब समझना है तो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करो, ठीक है। देन थर्ड उसकी विजुअलिटी होगी, फोर्थ उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं इन दी ओवरराइडिंग, ओके। अगर हम लोग अब रिवाइज करें, मतलब जो हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म और 2 टाइप्स की होगी, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग है, और मेथड ओवरलोडिंग में हमने 3 पॉइंट्स की बात की थी, वो 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि मेथड नेम शुड बी सेम, दे आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद ना हम उसका रिटर्न टाइप देखते हैं, ना ही उसकी विजिबिलिटी देखते हैं, ना ही उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं, ठीक है। ये सब नहीं देखते ओवरलोडिंग में। ओवरलोडिंग में फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है कि इन मेथड रिजोल्यूशन, है ना, चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट दी मोर प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 मेथड्स का जो रिटर्न टाइप है उसका रिलेशन पेरेंट एंड चाइल्ड का है, जब आप कॉल करते समय जो वैल्यू पास कर रहे हो वो वैल्यू दोनों में अगर जा सकती है तो वो चाइल्ड को प्रायोरिटी पहले देगा। गॉट इट गाइस। ऐसे ही इन मेथड ओवरलोडिंग मोर स्पेसिफिक वर्जन विल गेट दी हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है कि 2 और मोर देन 2 मेथड आपके ऐसे हैं जिनका रिटर्न टाइप में कोई रिलेशन नहीं है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं, वो सेपरेट हैं, बट हो सकता है अब उसमें जब वैल्यू आप इंसर्ट करोगे जो जिसके स्पेसिफिक होगी वो उसको प्रायोरिटी पहले देगा। मोर स्पेसिफिक वर्जन विल गेट दी हाईएस्ट प्रायोरिटी, ओके गाइस। तो ये 3 पॉइंट आपको ओवरलोडिंग में ध्यान रखना है और 4th पॉइंट आपको ओवरराइडिंग में ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इन्होंने और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या दे दिया इसने, चाइल्ड जो मेथड है दिस इज अ पेरेंट पी, पब्लिक वर्ड M1 एक मेथड है इसके अंदर, क्लास सी एक्सटेंड पी, पब्लिक वर्ड M1 मेथड, हमने इसको ओवरराइड कर लिया। थ्रोज एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन सबकी पेरेंट है, तो अब चाइल्ड से ही पेरेंट थ्रो कर दोगे, पेरेंट को थ्रो कर ही नहीं रहा है, राइट। तो इसने क्या दे दिया, M1 can't override M1 in P overridden method does not throw, ये कुछ थ्रो नहीं कर रहा है। अच्छा, एक्सेप्शन की पेरेंट कौन सी है, मतलब एक्सेप्शन हायरार्की में सबकी पेरेंट कौन सी है, शायद जो बच्चों को पहले कोर्स हो गया वो बता सकते हैं, क्या नाम है उस क्लास का, थ्रोएबल। तो इसको क्या थ्रो करना चाहिए यहाँ से, आइदर ये सेम थ्रो कर दे एक्सेप्शन, या फिर इसको क्या करना चाहिए, थ्रोएबल, मतलब इसकी भी पेरेंट थ्रो करे, ठीक है। उल्टा नहीं कर सकते, आप यहां से थ्रोएबल थ्रो कर दो और यहां से एक्सेप्शन थ्रो कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी अगर इसको देखोगे कि पब्लिक वॉइड M1 थ्रोज IO एक्सेप्शन और चाइल्ड से हम कोई थ्रो नहीं करा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मतलब इट इज परफेक्ट, ओके। देन यू कैन सी हेयर कि चाइल्ड से थ्रो करा दिया IO एक्सेप्शन, पेरेंट कोई थ्रो नहीं करा रहा है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, दिस विल नॉट वर्क। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे कि पब्लिक वॉइड M1 ये थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन और चाइल्ड से हमने थ्रो करा दी IO एक्सेप्शन। IO का होता है इनपुट आउटपुट, ये एक्सेप्शन की चाइल्ड है
तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा, दिस कॉम्बिनेशन विल वर्क, ओके। बट इसका अगर उल्टा करोगे आप इसमें कि चाइल्ड से आपने पेरेंट थ्रो करा दी, ये एक्सेप्शन है, वो आईओ की पेरेंट है, तो ये चीज इसमें काम नहीं करेगी, ठीक है गाइस। और ये सारे रूल एप्लीकेबल हैं चेक्ड एक्सेप्शन के लिए, अनचेक्ड के लिए नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पब्लिक वर्ड M1, ये मतलब मान के चल रहे हैं कि ये पेरेंट का मेथड है M1 और ये थ्रो कर रहा है आईओ एक्सेप्शन, एंड पब्लिक वर्ड M1 थ्रो कर रहा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, या फिर EOF एक्सेप्शन। तो यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये क्या है, इस आईओ एक्सेप्शन की ही चाइल्ड है, ठीक है। तो इसलिए दिस विल ऑल्सो वर्क। तो सिंपल क्या है, पेरेंट है वो पेरेंट थ्रो करे, चाइल्ड है वो चाइल्ड थ्रो करे, ये चीज बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चाइल्ड चाइल्ड थ्रो करे और पेरेंट चाइल्ड की एक्सेप्शन की पेरेंट थ्रो करे, है ना, तो वो ध्यान, इसका उल्टा करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगला आप देखोगे ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और यहां से हम थ्रो कर रहे हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन और सम आईओ एफ एक्सेप्शन, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। पब्लिक वर्ड M1 ये थ्रो कर रहा है आईओ एक्सेप्शन, यहाँ पे हम थ्रो कर रहे हैं क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बाय द वे ये भी आपका क्या है, हालांकि ये रन टाइम है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ओके, चेक्ड है आपकी, सॉरी अनचेक्ड है, बट दिस विल वर्क इन अ कॉम्बिनेशन। बट हियर इज अ पब्लिक वर्ड M1, ये कोई थ्रो नहीं कर रहा है, बट दिस इज गोइंग टू थ्रो, क्योंकि ये सब क्या है, आई मीन अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो दिस विल वर्क, ओके। सर सिक्स्थ वाले में ये सेम लेवल की एक्सेप्शन है क्या? सिक्स वाले में, इनमें मुझे लग नहीं रहा, ये अलग ही है ना, ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन आपकी इसमें आ जाती है मल्टी थ्रेडिंग में, बट है ना, तो कॉम्बिनेशन इसमें मैच नहीं कर रहा है। आईओ एक्सेप्शन इसकी हायरार्की आई नीड टू सी कि EOF एक्सेप्शन क्या होती है, व्हाट इज दिस EOF एक्सेप्शन, लेट मी चेक, EOF एक्सेप्शन, ओके, लेट मी सी, EOF एक्सेप्शन की हायरार्की अगर डॉक में दिख जाती है वी कैन सी इट, ओके। ओके हाँ, ये इसकी चाइल्ड है, देखोगे आप इसमें, इफ यू एबल टू सी द डॉग, ये थ्रोएबल सबकी पेरेंट है, इसकी चाइल्ड एक्सेप्शन है, इसकी चाइल्ड आईओई एक्सेप्शन, सॉरी आईओ एक्सेप्शन, इसका IOF एक्सेप्शन है, IOF, ओके। सिग्नल दैट एंड फाइल एंड स्ट्रीम हैज बीन रीच्ड, बट ये तो पता था हम लोगों को। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो सर नल इसकी चाइल्ड है तो पॉइंटर, फिर ये रॉन्ग क्यों हो रहा है? क्या चीज बोल रहे हो? ये एक्सेप्शन की ये नीचे वाली चाइल्ड है ना? आप किसका बोल रहे हो यहाँ पे, ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, ये चाइल्ड हो गई किसकी, ये हायरार्की पेरेंट टू चाइल्ड ही है, कि सबकी तो सर पेरेंट फिर वो ऑब्जेक्ट। सही होना चाहिए ना? क्या चीज? ये EOF चाइल्ड है IOE की, करेक्ट, तो फिर उसमें रिलेशन तो ठीक बैठ रहा है। रिलेशन इसमें क्या बैठ रहा है, ठीक बैठ रहा है, बट सही है। इसमें क्या है, ये इंटरप्टेड आ गया ना, इंटरप्टेड का कोई रिलेशन नहीं है इसमें ना, इंटरप्टेड एक्सेप्शन का कोई रिलेशन है नहीं, है ना, देयर इज नो रिलेशन। इसको अगर ये नहीं होता देन इट विल वर्क। यहाँ पे शायद दिया भी है ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन इन्होंने, ये देखो फर्स्ट वन ये दिया है, लेकिन नहीं है यहाँ पे, ऐसा रिलेशन नहीं है, तो मे बी दिस इज गिविंग बिकॉज ऑफ इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये तो ठीक बैठ रहा है, ये मतलब वर्क करेगा, दिस विल वर्क, अगर ये दो ही होते तो, है ना। इंटरप्टेड का तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है ना, दिस इज डिफरेंट वन, है ना, तो मे बी दैट्स व्हाई इट्स गिविंग, बट वी कैन सी दिस एज अ प्रैक्टिकल, है ना, इसमें देख लेते हैं। लेट मी स्विच दी वर्क स्पेस, वी अबाउट टू कम ऑन टू डू दी प्रैक्टिकल, ओके। ओके, सो हायरार्की वी कैन सी, है ना, जो एक्सेप्शन की हायरार्की, ये क्या, सबकी पेरेंट कौन सी है, थ्रोएबल, थ्रोएबल की चाइल्ड है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन की बहुत सारी चाइल्ड हैं जिनमें से आपका वन ऑफ दिस है ना, but if I want to see the exception, okay, let me come here, if I will see the exception here, यहाँ पे ये आ सकता है कि कितनी इसकी क्लासेस हैं,
how many classes are here. Anyway, इसको डिटेल में हम लोग जाएंगे जब हम लोग इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब. Let me switch the workspace and let me try to create the same example here. So we are talking about oops concept, right? यहाँ पे देखते हैं हम लोग कोई parent. We do have one parent here. Yes, we do have this parent. Okay, this is a parent, and where is this child? Here is the child. Okay. Now what we are trying to do, M2 हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है. M1 सेम हम ओवरराइड कर रहे हैं. और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग we are going to throw what we are going to throw is IO exception. IO throws है ना, IO exception. Okay, यहाँ से we are going to throw IO exception. दिस पेरेंट थ्रो कर रहा है आपका IO एक्सेप्शन. नहीं, हम लोगों को 6 करना था ना, ठीक है. चाइल्ड से हम लोग थ्रो कराते हैं EOF एक्सेप्शन, ठीक है जी. इन दी चाइल्ड वी आर गोइंग टू थ्रो हेयर. एक मिनट दो आप लोग. EOF सॉरी रोज EOF exception. See, this is working. There is no problem. चाइल्ड में देखते हैं इसे क्या दिक्कत हुआ. ठीक है, यहाँ बहुत सारा हम लोग यही सब बना रहे हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है. सो लुक एट दिस. तो ये काम कर रहा है यहाँ पे, राइट. दिस इज वर्किंग. लेकिन यहाँ पे कॉमा लगाया और कौन सा इंटरप्टेड एक्सेप्शन. ओके, देन इट इज गिविंग बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि इसका अगर आप हायरार्की देखोगे ना इंटरप्ट का, तो दैट इज डिफरेंट. ओके, सो दो एक्सेप्शन साथ में थ्रोस कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है. वो तो इसकी जगह कोई और सुटेबल लेकर देखें. हाँ, इसकी जगह पे हम लोग अब इसका देखते हैं कि इसकी हायरार्की में देखना होगा कि IO एक्सेप्शन की और चाइल्ड कौन सा है, राइट. दैट एक्चुअली वी नीड टू सी. आर बी एबल टू सी. रख सकते हैं, IO ही रख लें तो सेम. हाँ, सेम ट्राई करते हैं. IO एक्सेप्शन वी कैन कीप हियर. नहीं, ठीक था, आ गया था ना, अभी पकड़ लिया था ना. IOE या दिस विल वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो हम लोग एक से ज्यादा साथ में थ्रो करा सकते हैं, ठीक है. सो दैट वी कैन डू. और इसमें बहुत डिटेल में हम लोग इसकी हायरार्की वी विल टॉक अबाउट जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है. सो आप लोग डॉक अगर पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है. थ्रोएबल पे जाओ, ठीक है, सीधा थ्रोएबल क्लास. लेकिन बेहतर होता कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्लासेस बता देते, जो क्लास इसको एक ही क्लास है बेसिकली इसमें आपका, जो इसको वो कर रहा होगा ना. गिव मी अ मोमेंट. यहाँ मेथड हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया. आई वांट टू सी. इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे ना. एक ये तो हो गया डॉक. एक और होता है ना जिसमें हम लोग पैकेज पूरा इसका जो हायरार्की देखते हैं, वहां पे शायद ये चीज मालूम चल जाएगी. लेट मी ट्राई टू डू दैट. जावा 8 सम कलेक्शन API, इससे ही अगर हमें पता लग जाता है. लेट मी सी हियर इफ वी कैन सी. पैकेज की बात करें हम लोग, ठीक है. पैकेज में हम लोग
नॉट इन दी पैकेज, क्लासेस की बात करें, पैकेज एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा किस टॉपिक किस पैकेज में आता है, यू नो एनीवन? एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा साइज जावा डॉट लैंग पैकेज में आता है, राइट? यस सर। हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज एक्सेप्शंस ये रहा आपका ना, दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्शन concurrent modification। बहुत सारी क्लासेस हैं, राइट? देयर आर सो मेनी क्लासेस, बट ये हमारा जो पैकेज आता है इसमें यूटिल में आता है सर शायद। जावा डॉट यूटिल में एक्सेप्शन आता ना, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ जाता। सी डिड बी इंपोर्ट, हाँ यार इंपोर्ट कौन सा है, आईओ पैकेज। एनीवे रुको एक मिनट, पेरेंट में हमने क्या किया है यहाँ पे आईओ, अगर मैं यहाँ पे थ्रो कर रहा हूँ ओनली एक्सेप्शन, इससे पता लग जाएगा। लेट मी रिमूव दिस। अलग अलग एक्सेप्शन भी अलग अलग पैकेज में है, एक्सेप्शन आपकी लैंग पैकेज के अंदर है। एनीवे इसकी एरर की हम लोग उस समय ही हम लोग इसका डॉक का रेफरेंस, डॉक्यूमेंट रेफरेंस लेंगे, ठीक है? अभी आप लोगों को जो याद रखना है, जस्ट कीप दिस पॉइंट सिंपल। अगर याद रखना कि पेरेंट है वो क्या करेगा, पेरेंट ही थ्रो करेगा, चाइल्ड है वो चाइल्ड थ्रो करेगा। चाइल्ड थ्रो करने से मतलब क्या है ना, जो क्लास विच वी हैव टेकन, जो पेरेंट में जो हमने थ्रोज जो क्लास ली है एक्सेप्शन की, और चाइल्ड में या तो सेम थ्रो करे या उसकी चाइल्ड थ्रो करे, ठीक है? और पेरेंट के अंदर वो पेरेंट ही थ्रो करेगा। लेकिन ये दोनों जो बोथ रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर ओनली चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? सो ये जो 4 पॉइंट हैं विच मेथड ओवरराइडिंग में वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, ओके? देन सिमिलरली we can't override non-static method as static। ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें काफी कंफ्यूज करते हैं ये लोग, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे अब आ गया कॉन्सेप्ट केम हेयर फॉर स्टैटिक, ओके? स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। सो अभी जो हमने जो रूल पढ़ा दैट वाज द फॉर नॉन स्टैटिक, ओके? मींस इंस्टेंस मेथड के लिए। अगर स्टैटिक मेथड की बात करें, they are saying we can't override non-static method as static। इसका मतलब पेरेंट में आपका नॉन इंस्टेंस है और चाइल्ड में अगर आपका स्टैटिक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी ओवरराइडिंग में नहीं चलता, ठीक है? ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, वी कैन सी पब्लिक स्टैटिक। पेरेंट में हमने स्टैटिक लिया, चाइल्ड ने एक्सेप्शन देना शुरू कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि आप जो पेरेंट में अगर स्टैटिक लिया और चाइल्ड में, सॉरी पेरेंट में स्टैटिक लिया, चाइल्ड में नॉन स्टैटिक लिया, तो दिस विल नॉट वर्क। अगर आपने पेरेंट में नॉन स्टैटिक ले लिया और चाइल्ड में आपने स्टैटिक ले लिया, पब्लिक स्टैटिक, ये भी आपका काम नहीं करने वाला, ठीक है? तो चाइल्ड में अगर स्टैटिक ले लिया, पेरेंट में नॉन स्टैटिक लिया, देन इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर। पेरेंट में स्टैटिक ले लिया, चाइल्ड में नॉन स्टैटिक ले लिया, देन ऑल्सो इट विल गिव द कंपाइल टाइम एरर। और अगर दोनों जगह स्टैटिक ले लिया, तो क्या ये मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है इसमें? नो सर, एक ही मेथड कॉल होगा ओनली। तो ये मेथड क्या होगा आपका, मेथड हाइडिंग बोलते हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेथड हाइडिंग, दिस इज नॉट मेथड ओवरराइडिंग। देखने से तो यही लग रहा है कि पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से हम सेटिस्फाई नहीं थे, चाइल्ड में हमने उसको, अब क्या हुआ इसको एक्सेप्शन का हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? अगर इसमें आपका क्या है, अच्छा आप बता सकते हो एरर क्यों दे रहा है? आई कैन टेल यू, बता सकते हो आप लोग व्हाई इट्स गिविंग द एरर? एक्सेप्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है? बट आप लोग कैच करो एरर क्यों दे रहा है। क्योंकि सर मेथड नेम दोनों के सेम है और स्टैटिक लगा हुआ है। सेम होगा तभी तो हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी सेम में ही होता है ना, सेम से नहीं है नरेश। हाँ ये जो वर्ड लगाना है यहाँ पर, ये एनोटेशन लगाना है ओवरराइडिंग, दिस इज गिविंग द हेडेक, राइट? क्योंकि स्टैटिक को कभी ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है? बट ये देखने से तो लग रहा है कि आपने यहाँ पेरेंट का हमने इम्प्लीमेंटेशन जो दिया है कुछ और, चाइल्ड में हमने कुछ और दिया है, तो देखने से तो लग रहा है कि ओवरराइडिंग।
बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओवरराइडिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मेथड गाइस, हाइडिंग हाइडिंग। मेथड हाइडिंग। मेथड हाइडिंग से मतलब क्या है? मेथड हाइडिंग कब होता है? कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पर? मेथड हाइडिंग हमेशा आपका होता है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। ओवरराइडिंग कब होता है? रन टाइम पर, राइट। जेबीएम जिसको टेक केयर करता है। मेथड हाइडिंग हैपेंस एट कंपाइल टाइम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है, आपको समझ पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, और स्टैटिक वाला यहाँ से हटा देते हैं। एक्चुअल ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट हम देखते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी हियर ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देन वी विल कम हियर। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हियर चाइल्ड सी इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे करते हैं, पेरेंट p1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक है। p1 डॉट m1 कॉल किया मैंने, कौन सा मेथड कॉल होगा? क्या प्रॉब्लम, 1 मिनट देना, इसको क्या दिक्कत हुआ यार? इसको है ना, या तो ट्राई कैच में डालना होगा, या मुझे यहाँ से क्या करना होगा, इसको थ्रोज कराना होगा। चलिए भाई थ्रोज करा देते हैं। अभी हम हैंडल नहीं करना चाहते, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में समझेंगे, ठीक है। अभी इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं इतना। p1 डॉट m1 किया तो कौन सा मेथड कॉल होगा यहाँ पे? पेरेंट, क्योंकि पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का ही रेफरेंस है। बाय द वे यहाँ रेफरेंस मैटर करता है, वो देखता है रेफरेंस किसका है, पेरेंट का, ठीक है। तो रन कर लेते हैं। कौन सा कॉल हुआ? m1 फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। अब अगर ऐसा करें हम यहाँ पे, चाइल्ड c1 ले लेता हूँ इसको, न्यू चाइल्ड c1 डॉट m1 किया। बताइए जरा कौन सा कॉल होगा? which one is going to call? चाइल्ड। ऑब्वियसली चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का ही रेफरेंस है। फिर भी देखना किसका रेफरेंस, किसका? चाइल्ड का, ठीक है जी। तो अभी किसका कॉल हो गया? चाइल्ड का। ये पॉइंट हमने जो केसेस देखे थे ना, केस 1, केस 2, केस 3, आई होप यू रिमेम्बर दिस, ओके। अब यहाँ पे सबसे जो मिसअंडरस्टूड है ना, वो केस 3 बनता है यहाँ पे। पेरेंट p2 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। जैसे ही हमने ये किया ना, नाउ दिस विल गिव द हेडेक प्रॉब्लम। अब बताइए m1 जो कॉल हुआ, कौन सा वाला कॉल होगा? पेरेंट। सर अगर चाइल्ड ने ओवरराइड कर रखा हो तो चाइल्ड वाला होगा, नहीं सर पेरेंट होगा। करेक्ट, है ना। अगर आपने ओवरराइड नहीं किया है तब तो पक्का श्योर है कि ये पेरेंट का कॉल होगा, क्योंकि रेफरेंस किसका है? तो पेरेंट का। अगर ओवरराइड किया है चाइल्ड ने तो पहले ये, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये पेरेंट के अंदर जाएगा और देखेगा इसमें m1 है, द आंसर ही यस। फिर देखेगा कि चाइल्ड ने इसको ओवरराइड कर रखा है, हाँ जी बिल्कुल कर रखा है। कर रखा है तो क्या होगा? चाइल्ड वाला कॉल हो जाएगा। ये स्टोरी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नो दिस स्टोरी। तो देखिए कौन सा कॉल हुआ? चाइल्ड। अगर चाइल्ड ने ओवरराइड नहीं कर रखा होता तो किसका होता? पेरेंट का ही कॉल होता, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग अभी सीख क्या रहे थे, है ना, हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे थे? ये कॉन्सेप्ट किसका है? नॉन स्टैटिक का, राइट। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों को स्टैटिक बना देते हैं। अभी आप लोगों को समझ पड़ रहा है ना? यू ऑल आर विथ मी, राइट। पेरेंट का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का ही रेफरेंस, पेरेंट का m1 कॉल होगा। किसको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे मैं समझा नहीं। कौन? विक्रम? यस सर। देखो दोबारा करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा समझ। ये थ्रो एक्सेप्शन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा थ्रो वाला छोड़ दो, थ्रो वाला अभी साइड में कर यार। ये थ्रो वाला मैं हैंड रेज भी किया था, पर शायद आपने देखा मैं देखा नहीं हैंड रेज। देखो आप क्या करो कि देखो एक चीज ध्यान रखना, मीटिंग में होता क्या है, जब हम लोग इस पेज पे हैं सभी सामने, जैसे आप मुझे दिख रहे हो अभी, ठीक है, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं आपके पेज पे हूँ, राइट। मीटिंग में होते हैं जैसे 20, 25, 30, 50 लोग, ऐसे करके कॉम्बिनेशन में मीटिंग है। तो आप ऐसे समझो कि बहुत सारे लोग हैं, फिर अगर हमें करना है, अननोन है, कुछ ऐसा है, तो आप वॉइस रेज, वो क्या बोलते हैं, हैंड से रेज कर दो। अदरवाइज अभी आप क्या है कि अभी मैं किस पेज पे हूँ?
है ना, इक्लिप्स वाले पे, राइट। तो अब मुझे यहाँ हालांकि आता है इवन दो नोटिफिकेशन आई मिस दैट, ओके। तो ये थ्रोज वाला जो पंगा है ना, क्या बोलते हैं, अभी आप इसको छोड़ दो, ठीक है ना, अभी इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, ठीक है, थ्रोज वाला छोड़ दो। बाकी नॉर्मल आपको पता है ये जो हमने किया था कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसके लिए हमने बोल भी रखा है कि थ्रोज वाले को हम दोबारा से रिवाइज कब करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में। मेन आपको बस ये पता होना चाहिए कि ओवरराइडिंग के लिए हमें कौन से पॉइंट याद रखना है। विक्रम, ये तो समझ पड़ रहा है ना, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो पेरेंट में एक तो हम ध्यान रखेंगे मेथड का नेम, दूसरा क्या है रिटर्न टाइप, तीसरा क्या है विजिबिलिटी, और चौथा क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी हम साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है, वो इतना मैटर नहीं है। बाकी ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए क्या? यस सर, आ गए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि पेरेंट के ऑब्जेक्ट से, पेरेंट के रेफरेंस से अगर M1 को कॉल करेंगे तो किसका कॉल होगा, पेरेंट का कॉल होगा या चाइल्ड का? पेरेंट का। पेरेंट का। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड का ही रेफरेंस, तो किसका M1 कॉल होगा? चाइल्ड। ये भी क्लियर हो गया हमें, राइट। सबसे जो मिसअंडरस्टूड है वो केस 3 बनता है कि रेफरेंस पेरेंट का है और ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का, चाइल्ड। ठीक है। इसमें 2 सिनेरियो बन जाते हैं। अगर आपने चाइल्ड में ओवरराइड कर रखा है, ठीक है, तब तो चाइल्ड का कॉल होगा, बट वो ध्यान रखना कॉल होगा कैसे। वो देखेगा P2.M1 कॉल किया तो सबसे पहले गया होगा ये पेरेंट के अंदर, वहां देखा होगा इसमें M1 है कि नहीं। अगर है तो फिर देखेगा क्या चाइल्ड ने इसको ओवरराइड कर रखा है, ये आंसर यस कर रखा है। तो यहाँ कौन सा कॉल हो गया, चाइल्ड वाला। तो दिख रहा है आपको कौन सा कॉल हुआ, चाइल्ड वाला। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? अभी हम लोगों की आगे की कहानी समझ आएगी, अदरवाइज तो ये पॉइंट समझ आया आपको कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो अगर हम इसमें करें ये तो चीज होगी हमारी। अगर मैं चाइल्ड से इसको रिमूव कर दूं, चाइल्ड ने इसको ओवरराइड नहीं कर रखा है, तो ऑब्वियसली फिर तो पेरेंट वाला ही कॉल होगा। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, विच वन इज गोइंग टू कॉल पेरेंट, बट ये प्रॉब्लम दे देगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब इस केस में क्या होगा, अभी P2.M1 कॉल किया तो किसका कॉल होगा, पेरेंट का, क्योंकि चाइल्ड में है ही नहीं, ठीक है। कौन सा कॉल होगा, देखो पेरेंट वाले कॉल हो गए। अगर चाइल्ड ने ओवरराइड कर रखा है तो किसका कॉल हो जाएगा, चाइल्ड वाला कॉल हो जाएगा। ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। इसमें मतलब हम ऐसे ना मिक्स ना करें चीजों को, ये क्लियर होना चाहिए। इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इन पॉइंट में। मेन है आपका इस थर्ड वाले में, कि थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड पॉइंट में अगर रेफरेंस चाइल्ड का है, सॉरी रेफरेंस पेरेंट का है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, तो ये डिपेंड करता है कि चाइल्ड में आपने मेथड को ओवरराइड कर रखा है तो चाइल्ड वाला कॉल होगा, नहीं ओवरराइड कर रखा है तो पेरेंट वाला कॉल होगा। क्या सिंपल है, ये चीज ध्यान रखना। सेम चीज अगर ये चीज अगर क्लियर हो गई होगी तो मैं अभी स्टैटिक का केस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्टैटिक यहाँ पे मैं दोनों के आगे क्या लगा दे रहा हूँ, स्टैटिक जी, और चाइल्ड में भी क्या लगा देता हूँ, स्टैटिक। अब बताइए, अब नाउ यू कैन टेल मी, इन दोनों में तो पेरेंट P1 इक्वल टू न्यू पेरेंट, तो किसका कॉल होने वाला है, पेरेंट का M1 कॉल। चाइल्ड C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, किसका कॉल होने वाला है, चाइल्ड का ही कॉल होने वाला है। पेरेंट P2 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, अब बताइए यहाँ किसका कॉल होगा, पेरेंट। यहाँ हम लोग पहले किसका बोल रहे थे, चाइल्ड का, राइट, क्योंकि अगर ओवरराइड कर रखा है तो चाइल्ड का कॉल होगा। नाउ दिस विल चेक कि अब किसका कॉल हुआ है, पेरेंट का। और ये आपकी ये जो बाइंडिंग जो हो रही है वो कंपाइल टाइम पर हो रही है ना। तो स्टैटिक, अगर 2 स्टैटिक मेथड है, मतलब जैसे ना पेरेंट चाइल्ड में, या तो मैं बोलूँ इनको नॉन इंस्टेंस मेथड, सॉरी है ना, या बोलूँ मैं इनको क्या स्टैटिक मेथड बोलूँ, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड में क्या कॉन्सेप्ट है, किसका मेथड, हाइडिंग का मेथड, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब रन करोगे तब आपको पिक्चर और क्लियर होगी कि जिसका रेफरेंस उसी का मेथड कॉल होगा, जिसका रेफरेंस उसी का कॉल होगा, ठीक है। बट अगर इंस्टेंस मेथड है तो डिपेंड करता है कि इवन दो पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहे हैं,
तो वो उसमें ये चीज चेक करेगा, दिस इज गोइंग टू चेक वन थिंग कि चाइल्ड ने अगर ओवरराइड कर रखा है तो चाइल्ड का कॉल होगा, और ओवरराइड नहीं कर रखा है तो पेरेंट का कॉल होगा। लेकिन जो कॉल करने की जो बाइंडिंग है, कौन सा मेथड कॉल होगा, ये रन टाइम पे हो रही है। अभी ये जो दोनों स्टैटिक हैं तो ये किस पे हो रही है, कंपाइल टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे हो रहा है, इसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग, दिस इज कॉल्ड मेथड हाइडिंग। ठीक है, एक्सेप्शन का ठीक है, अभी थोड़ा सा ये पॉइंट को अभी आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक आध दिन बाद फिर उसे इंक्लूड कर लेंगे एक्सेप्शन को। ठीक है, इफ वी कैन अंडरस्टैंड, स्टिल नॉट अंडरस्टैंड, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक्सेप्शन हैंडलिंग की पूरी हायरार्की समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। So similarly, we can't override non-static method as static. If both parent and child class method are static, then we won't get any compile time error. It seems overriding is happen. देखने से तो ऐसा लग रहा है कि overriding हो रही है ना? But ये क्या है? But it is not overriding. It is method hiding. Static method का क्या होगा? Hiding. इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा, एक पेरेंट स्टैटिक है, चाइल्ड नॉन स्टैटिक है, तो बताइए ये मतलब ऐसा इसमें ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट होगा नहीं होगा? हाँ, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट होगा सर। अरे यार, एक स्टैटिक है, एक स्टैटिक नहीं है, एक इंस्टेंस मेथड है। नहीं होगा सर। अगर एक स्टैटिक मेथड है, एक इंस्टेंस मेथड, तो ये इसमें ओवरराइडिंग ना होगा, ना ही ओवरलोडिंग, कुछ भी नहीं होगा, कंपाइल टाइम एरर देगा सीधा। ठीक है, ओके, उल्टा कर दो इसका, पहला इंस्टेंस है, दूसरा स्टैटिक है, मतलब चाइल्ड स्टैटिक है, यहां भी कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, आइदर आपके मेथड दोनों इंस्टेंस होने चाहिए या दोनों स्टैटिक होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों स्टैटिक हैं, पेरेंट और चाइल्ड, तो ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मेथड हाइडिंग। तो अभी आपने दो सीखे थे, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, अब एक और आगे मेथड हाइडिंग। मेथड हाइडिंग इज नथिंग, मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आपका ओवरलोडिंग में ही आता है। ठीक है, क्योंकि उसको कौन टेक केयर करता है, कंपाइलर या जेवीएम? ओवरलोडिंग को कौन टेक केयर करता है, कंपाइलर। व्हाट इट गाइस? तो ये हमें थोड़ा सा ये ब्रॉड है, बट एनीवे बीच बीच में हम लोग इसको ऐसा नहीं कि इसको छोड़ने वाले, बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे हम इसको। ठीक है, कभी जैसे ही हम लोगों के पास 10-15 मिनट का टाइम हुआ, चलिए हम लोग है ना ओवरलोडिंग और ओवरराइड को फिर से पिक कर लें। ये बीच बीच में जब तक डिस्कस करते रहेंगे जब तक कि हमारी हैबिट में ही ना आ जाए ये चीज, है ना। तो वो चीज हम लोग, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारा मिक्सअप हो रहा है, तो उसको क्या कर, हालांकि इसको अगर ऐसे पढ़ोगे ना एक सीक्वेंस में, तो इट्स वेरी हार्ड टू टेल। अगर पॉइंट बना लेते हैं तो ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। 3 पॉइंट ओवरलोडिंग में, 4 पॉइंट आपके ओवरराइडिंग में। बट यहाँ पे स्टैटिक के केस में अगर वो बोलता है कि पेरेंट आपका स्टैटिक है, चाइल्ड नॉन स्टैटिक है, तो आप सीधा बोलना कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, चाइल्ड स्टैटिक है, पेरेंट नॉन स्टैटिक है, ये भी कॉम्बिनेशन आपका इलीगल है। ठीक है, तो यहां भी कंपाइल टाइम एरर आएगी। अगर दोनों स्टैटिक हैं तो कॉन्सेप्ट इज मेथड हाइडिंग। ठीक है, फिर आपको देखना होगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा, जिसका रेफरेंस उसका मेथड कॉल होगा। ठीक है, अगर नॉन स्टैटिक है मतलब इंस्टेंस मेथड है, तो इसमें अगर पेरेंट का रेफरेंस है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर इसमें ओवरराइडिंग हो रहा है तो चाइल्ड वाला कॉल होगा, ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है तो पेरेंट वाला कॉल होगा। और जो कॉल करने की जो बाइंडिंग है वो कब होगी, कब कंपाइल टाइम पे होगी या रन टाइम पे? दैट विल हैपन एट रन टाइम। मेथड हाइडिंग और ओवरलोडिंग की जो बाइंडिंग होती है, कॉलिंग बाइंडिंग, दैट हैपन्स एट कंपाइल टाइम। ठीक है गाइस, नाउ एक्चुअली है ना मेथड हाइडिंग क्या होता है, इन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑल रूल्स ऑफ मेथड हाइडिंग आर एग्जैक्टली सेम एज ओवरराइडिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंस। ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो विक्रम विल टेल मेथड हाइडिंग किस में होता है, स्टैटिक में या नॉन स्टैटिक में? तो स्टैटिक में। ठीक है, जो हाइडिंग है दैट विल हैपन्स ओनली पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी, दोनों कौन से मेथड हो, मेथड हाइडिंग। सौरभ समझ आ रहा है सौरभ, या हम लोग कहीं हेरन दे रहे हैं? आवाज आपका एनर्जी नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा ठीक से, तो समझ आ रहा है ना, तो पॉइंट बना के चलना। ठीक है, अदरवाइज हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ गाइस कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज, लेट मी हेल्प टू म्यूट यू। ओके,
सो मेथड हाइडिंग ओवरराइडिंग देखते हैं. बोथ मेथड है ना, बोथ मेथड्स शुड बी स्टैटिक. ठीक है. और ओवरराइडिंग में क्या होता है, बोथ मेथड शुड बी नॉन स्टैटिक, मतलब इंस्टेंस मेथड होंगे. ठीक है. मेथड हाइडिंग में और क्या बोल रहे हैं, मेथड रिजोल्यूशन टेक्स केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप. ठीक है. मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज टेक केयर्स बाय JVM बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट. ओके. और मेथड हाइडिंग इट इज कंसिडर एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको बोलेंगे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, या बोलेंगे इसको अर्ली बाइंडिंग, मतलब ओवरलोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं. एंड इट इज कंसिडर एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग. ओके. तो ये इसमें देख रहे हैं पेरेंट P के अंदर, सॉरी क्लास P के अंदर M1 मेथड है, ये स्टैटिक है. क्लास C के अंदर और M1 मेथड है, ये भी स्टैटिक है. तो ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ओवरराइडिंग हो रहा है, बट दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द मेथड हाइडिंग. हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, जब आप इस तरीके से करोगे ना कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट पेरेंट का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का रेफरेंस, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जिसका मेथड उसका कॉल होगा. पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, यहाँ किसका कॉल होगा, तो मेथड हाइडिंग के केस में पेरेंट का कॉल होगा, है ना. और अगर स्टैटिक है तो ओवरराइडिंग के केस में चाइल्ड का कॉल होगा. ये हमको ध्यान रखना है. ठीक है. तो आपका ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में ये जो चीज है, हाइडिंग वाले में इतना मैटर नहीं करता, हो सकता है आपको पूछे ही ना इंटरव्यू में मेथड हाइडिंग वाला, बट जो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में ये जो 3 हैं वो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए. ये दो तो क्लियर है, इनमें कुछ है नहीं. लास्ट वाला जो है ना, पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा, तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले तो वो देखता है रेफरेंस किसका है, पेरेंट का. तो पेरेंट में सीधा जाके सर्च करेगा कि M1 पेरेंट में है कि नहीं है. फिर देखेगा कि चाइल्ड ने इसको ओवरराइड किया है कि नहीं. ओवरराइड किया तो ओवरराइड वाला कॉल हो जाएगा, ओवरराइड नहीं किया तो पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा. ठीक है गाइस. और ये हो सकता है आपको कि जो माइक्रोसॉफ्ट टीम होती है उसमें इंटरव्यू हो रहा है, तो वहीं आपको ऐसा बोल दे कि अज्यूम कर लीजिए आप ना कि पेरेंट में कोई मेथड है, चाइल्ड में कोई मेथड है. तो ये थोड़ा सा आप ठीक से समझ लेना कि ये क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. अगर आपको ये जो लाइन समझ नहीं आ रही है, आप उसको बोल भी सकते हो, कैन यू गिव द फुल एग्जांपल सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. ओके. इफ बोथ मेथड आर नॉन स्टैटिक देन इट विल बिकम ओवरराइडिंग. अगर उसमें दोनों स्टैटिक हैं तो वो क्या बन जाता है, ओवरलोडिंग, या इसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग. ठीक है जी. कोई पॉइंट यहां तक जो समझ नहीं पड़ा हो. सो फार वी डिस्कस अबाउट एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म में 2 टाइप्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. राइट. और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोगों को मेथड नेम शुड बी सेम, देयर आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट, और हम उसके बारे में फिर 2 मोर पॉइंट ऐड करते हैं, मोर स्पेसिफिक, और इसमें आ जाता है चाइल्ड आर्गुमेंट विल गेट दी मोर प्रायोरिटी. इन रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 3 पॉइंट हो गए हम लोग. सर एक बार वो कॉन्सेप्ट फिर से समझना था. जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड कराया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड करा है. ठीक है. तो जो मेथड कॉल होगा वो तो पेरेंट का होगा बाय डिफॉल्ट. हाँ, अगर ओवरराइड नहीं है तो. हाँ, तो अगर ओवरराइड है तो वो कैसे होगा, एक बार वो बता दीजिए. अगर ओवरराइड में ध्यान रखना, तो आप किस तरह से कॉल होगा, आपको इसी पे बताना है. देखो यहाँ पे देखो आप, हालांकि मेथड हाइडिंग है, आप अज्यूम करना कि ये ओवरराइडिंग हो रही है, स्टैटिक है नहीं यहाँ पे. ठीक है. तो ये देखेगा जो 3rd पॉइंट लिखा ना, पेरेंट P1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, P.M1 किया ना, तो सीधा किस में जंप करेगा, ये पेरेंट के अंदर, क्योंकि रेफरेंस किसका है यहाँ पे बताइए जरा. P1 इक्वल टू न्यू P. तो पेरेंट में सीधा जाएगा वो पेरेंट में सर्च करेगा क्या M1 से कोई मेथड है कि नहीं हुआ तो एरर दे देना उसको. अगर M1 है तो फिर वो चेक करेगा कि चाइल्ड ने इसको ओवरराइड किया है. अगर किया है तो चाइल्ड वाला कॉल हो जाएगा, नहीं किया है तो पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा, है ना. इतनी सी बात है इसमें. ठीक है. सो ये चीज आपको ध्यान रख. कई बार ये भी इंटरव्यू में सीधा पूछ लेता है ना. जैसे मैं एक आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड, एंड वो जैन पैक में मेरा दोस्त से एक जैसे ना काम करता था, उस समय ही स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यू, और उसने ये कॉन्सेप्ट कुछ इस वे में एक्सप्लेन किया उसको, जैसे ना जो मैंने अभी आपको बताया, ही एक्सप्लेन इन दैट वे.
तो इंटरव्यूअर बोल रहा है कि मैं मॉर्निंग से बैठा हूँ, सुबह से, वीकेंड था, कि तो बोला आई वांट टू लिसन दिस स्टोरी, नो वन इज गोइंग टू टेल दिस, है ना, यू आर फर्स्ट गाइज हु टेल दिस स्टोरी, ही सिलेक्टेड हिम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस किसका है, वो उसमें जाके पहले देखेगा। रेफरेंस किसका है, पेरेंट का। पेरेंट में है तो पेरेंट वाला, मतलब फिर देखेगा कि चाइल्ड ने ओवरराइड किया है तो चाइल्ड वाला, अदरवाइज पेरेंट का कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टैटिक मेथड है तो आपका पेरेंट का ही कॉल होगा, इवन दो चाइल्ड ने उसे उसमें है ना स्टैटिक दे रखा हो, क्योंकि ये चीज जो बाइंडिंग है वो कंपाइल टाइम पे ही होगी कंपाइलर के द्वारा, और दैट विल गो थ्रू द रेफरेंस। ओके गाइस, सो ये चीजें, लेकिन इनको जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं इनको आप इनको वेरीफाई कर लीजिए, प्रैक्टिकली वेरीफाई करो आप इनको, ठीक है। चाहे मेथड रिजोल्यूशन का हो, चाहे आपका जैसे ना ओवरराइडिंग में जो आपका मोर स्पेसिफिक वर्जन की बात हो, चाहे इसमें अब ओवरराइडिंग की बात करें तो रिटर्न टाइप की बात हो कि कोवेरिएंट से मतलब क्या है। डू सम प्रैक्टिस विद द कोवेरिएंट, कोशिश करो क्या मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कोवेरिएंट को। ओके, चाहे आप अर्ली भी 4-5 मिनट जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, अर्ली 4-5 मिनट आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन डिस्कस की जैसे ना मुझे ये समझ पड़ा, तो एम आई अंडरस्टैंडिंग करेक्टली। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आजकल मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो हम लोगों के पास लिस्ट होती है जिसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऊप्स कॉन्सेप्ट बंदे को ऊप्स आता है कि नहीं आता। ऊप्स नहीं आता तो फर्स्ट पेज में ही रिजेक्ट हो जाएगा बंदा। ऊप्स इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, समझ गए आप। पूरा जावा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हायर। तो ये आपका हो गया कि ऊप्स में आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट यही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। दैट दीज कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट, है ना, कि वर्किंग के लिए भी एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफेक्ट हैं हमारे, ठीक है। तो दीज आर दी ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट में एनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा हाइडिंग इनहेरिटेंस हो गया, एंड आपका क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है, इनहेरिटेंस में क्या होता है आपका, उसमें आप इजे रिलेशनशिप हैजे रिलेशन भी आ जाता है। तो हैजे में आपका कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन आता है। तो विद एग्जांपल आई मीन जनरल एग्जांपल यू कैन गिव देम। ओके, अगर आप उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं जैसे कोड लिख पा रहे हो तो दैट विल वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ये जो पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट पेरेंट का रेफरेंस पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, इसको अगर नहीं बता पा रहे हैं देन समझ पड़ता है कि उसके कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम ये चीज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना, मल्टी थ्रेडिंग, तो उसमें लिखा रहता है हम लोगों के पास कि मल्टी थ्रेडिंग वाला आपका एक ऑप्शनल है, कि वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस डोमेन में ऑपरेट कर रही है। तो उसको एक बार अगर वो नहीं भी आता, बेसिक अंडरस्टैंड है तो इट्स ओके ना, वो मैंडेटरी नहीं है। कुछ कुछ चैप्टर है वो मैंडेटरी है, जैसे आपका कलेक्शन पढ़ोगे आगे, दैट इज अ मैंडेटरी। ऊप्स कंसेप्ट इट इज अ मैंडेटरी, ये आना ही चाहिए आपको। ये नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी फिर वर्क करने में, ठीक है जी। तो अब मुझे 1 मिनट दो, मैं थोड़ा सा चार्जिंग चालू करके आता हूँ, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो एंड डू दी प्रैक्टिस। ओके, डू दी प्रैक्टिस। ओवरराइडिंग फॉर वेर-आर्ग मेथड, है ना। वेर-आर्ग मेथड सभी को मालूम है। वेर-आर्ग मेथड, अब वेर-आर्ग मेथड बेहतर समझ आएगा क्योंकि उस समय हम लोग है ना थोड़ा सा नॉलेज था, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो वेर-आर्ग मेथड थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा कि ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट में अगर आप कॉल कर रहे हो, सी we can't override var-arg method with general method if we are trying to override
it will become overloading but not overriding. Vararg method should be overridden within vararg method only. Example क्या है? Public void m1 int 3.i है ना, ठीक है, और इसमें लिख दिया पेरेंट, ये पेरेंट का मेथड है। चाइल्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं? पब्लिक void m1 और int i, तो ये ट्राइंग टू डू, तो ये क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट है क्या है? ओवरलोडिंग। ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वेरार्ग हमेशा, वेरार्ग में क्या होता है? ओवरलोडिंग, नॉट दी ओवरराइडिंग। ओके, सो नाउ वी आर पासिंग हियर p इज इक्वल टू न्यू p, तो p डॉट m1 कॉल किया, 10 पास कर दिया, तो पेरेंट वाला कॉल हो गया, ठीक है, पेरेंट कॉल लिया। c इज इक्वल टू न्यू c, और इसमें 10 किया तो चाइल्ड वाला कॉल, जिसका रेफरेंस वही कॉल हो गया। If both parent and child class method are vararg, then it will become overriding. अगर दोनों vararg हैं, ठीक है, if both are vararg, तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो vararg है, ये आपका vararg नहीं है, ठीक है, ये आपका सिंपल है। तो अगर दोनों अगर आपके vararg हुए, यानी if both parent and child are vararg, vararg से मतलब आपका क्या है यहाँ पे? इसका जो इनपुट होगा, आर्गुमेंट होगा, वो किस टाइप का हो गया? एरे टाइप का, वन डायमेंशनल एरे टाइप का हो गया, राइट। तो ये इस केस में आपका क्या हो जाता है? बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड मेथड्स आर vararg, देन इट विल बिकम ओवरराइडिंग इन केस आउटपुट क्या हो गया? मतलब पेरेंट चाइल्ड, ओवरराइडिंग वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल के केस में क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली ओवरराइडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल। ओवरराइडिंग आपका कॉन्सेप्ट किसके लिए? ओनली फॉर मेथड्स। वेरिएबल रिजोल्यूशन ऑलवेज टेक केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। रेफरेंस के बेसिस पे हमेशा ये किसके द्वारा रिजोल्यूशन किया जाता है? इसका है ना, वेरीफाई किया जाता है थ्रू दी कंपाइलर। ओके, सो रन टाइम ऑब्जेक्ट वांट टू प्ले एनी रोल। इसमें रन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट रोल प्ले नहीं करता वेरिएबल के रिजोल्यूशन में। एग्जाम्पल आप देखोगे तो इंट x इज इक्वल टू 888, ये किसमें है? पेरेंट के अंदर है। चाइल्ड में क्या किया? इंट x इज इक्वल टू 999, ठीक है। अब आपने पेरेंट p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, तो p डॉट x किया, 888 प्रिंट कर दिया। चाइल्ड c इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, c डॉट x किया, 999 प्रिंट कर दिया। अब पेरेंट p इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड किया, p डॉट x किया, तो 888। मतलब जिसका रेफरेंस उसका वेरिएबल, उसकी वैल्यू। तो इसमें ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। किस केस में? वेरिएबल। तो जब भी आपको पूछा जाता है इन केस ऑफ ओवरराइडिंग व्हाट आई मीन नो कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वेरिएबल, आप बोलोगे वेरिएबल डज नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरराइडिंग। जिसका रेफरेंस उसका वेरिएबल कॉल होगा, और ये रिजोल्यूशन ऑलवेज हैपेंस एट कंपाइल टाइम, नॉट एट रन टाइम। ओके, whether the variable are static or non-static, there is no change in result. स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक इनमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ना ही ये आपका ओवरराइडिंग में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर होता है। तो कोशिश ये करिए आप ओवरलोडिंग एक्सप्लेन कर दो, ओवरराइडिंग एक्सप्लेन कर दो, ऑटोमेटिकली डिफरेंस सामने वाले को समझ आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। सो वी कैन यू नो अंडरस्टैंड, इनको आप पढ़ो, एक बार समझना। इफ यू फेस एनी पॉइंट लग रहा है कि ये पॉइंट समझ नहीं आया, देन प्लीज लेट मी नो। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें ना। नोट इन ओवरलोडिंग वी हैव टू चेक ओनली मेथड नेम्स मस्ट बी सेम एंड आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट। ऑल रिमेनिंग टर्म्स जैसे ना रिटर्न टाइप, थ्रो क्लोज, एक्सेस मॉडिफायर, ये ओवरलोडिंग में एप्लीकेबल नहीं, इनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं ओवरलोडिंग के लिए। बट ओवरराइडिंग में हमें क्या देखते हैं? हम लोग रिटर्न टाइप देखते हैं, थ्रो क्लॉज देखें, एक्सेस मॉडिफायर। सो जो थ्रोज क्लॉज है ना, थ्रोज क्लॉज, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर हम लोग करेंगे तो विक्रम प्लीज मेक मी रिमाइंड है ना दिस थ्रोज क्लॉज, ठीक है। तो इसको दोबारा करेंगे और बीच में भी डिस्कस करते रहेंगे इफ वी कैन कैच। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कई बार इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है। नहीं भी बता पाओगे तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है। बट इन ओवरराइडिंग वी हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। ओवरराइडिंग में ये सारे पॉइंट हमें चेक करने होंगे। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड
डिक्लेरेशन पेरेंट क्लास, नाउ अगेन एंड अगेन वो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग, हालांकि नोट थोड़े से गड़बड़ है। स्टार्टिंग में पॉलीमॉर्फिज्म इनको ऐसे बोलना चाहिए ना स्टार्टिंग में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी और फॉर्म, मॉर्फ्स मीन्स होता है फॉर्म, है ना। तो इसका अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, ओके। द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स, ओके। पर्सन एक ही है, अलग अलग बिहेव कर रहा है तो उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, राइट। सो वाटर एक है, अलग अलग उसकी फॉर्म्स हैं, राइट। तो इन अ सेम वे वी कैन से पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की टू कैटेगरी होगी, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, राइट। और रन टाइम को अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 पिलर, हालांकि स्टार्टिंग में देना चाहिए ना कि ऊप्स कॉन्सेप्ट के 3 पिलर हैं, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस से अचीव कर रहे हैं रीयूजेबिलिटी, एनकैप्सुलेशन भी अचीविंग सिक्योरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीविंग फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। सो ये 3 मेन पिलर बोल दो इनको, कॉन्सेप्ट बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो, एनीथिंग यू कैन टेल, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें स्टैटिक कंट्रोल फ्लो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, आई मीन नेक्स्ट क्लास, कि स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्या होता है, नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्या होता है। आई मीन स्टैटिक मेथड्स को एग्जीक्यूट करोगे तो इंटरनल क्या होगा, किस मतलब सबसे पहले क्या क्या जैसे एग्जीक्यूट होगा, नॉन स्टैटिक होगा तब क्या होगा। तो इंटरनल हम लोग फ्लो वी आर गोइंग टू सी इन अ कमिंग क्लास, ओके। आप रीड करना, इसका प्रैक्टिकल करना, अगर आपको समझ ना पड़े देन प्लीज लेट मी नो, अगेन वी विल डिस्कस ऑन इट। क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। सो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो एंड स्टैटिक कंट्रोल फ्लो वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। You can discuss also on this, you can discuss also, okay. So anyone have any question, feel free to ask, guys. Guys, anyone have any question, any concern? No. So thank you so much guys for giving me such valuable time. So again we'll meet tomorrow. Thank you, bye, take care.